किसी जमाने में गुजरात में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका काफी बड़ा व्यापार था और अपने नगर में उन्हें नगर सेठ का दर्जा प्राप्त था। उनकी बेटी जब विवाह योग्य हुई तो एक अच्छा लड़का देखकर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। 2 महीने बाद विवाह की तारीख तय हुई। सेठ जी विवाह की तैयारियों में लग गए। गहनों और कपड़ों की खरीदारी वैवाहिक तैयारियों का एक महत्वपूर्ण भाग था। किंतु सेठ जी जिस नगर में रहते थे वहां इन चीजों की अच्छी दुकानें नहीं थीं। इसलिए सेठ जी ने तय किया कि गहने और कपड़े दिल्ली से मंगवाए जाएं। उन दिनों आज की तरह आवागमन के तेज साधन ना थे, अतः एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कई कई दिन लग जाते थे। सेठ जी ने सोचा कि यदि वे खुद खरीदारी करने दिल्ली गए तो काफी वक्त लग जाएगा और विवाह की तैयारियां प्रभावित होंगी। अतः दिल्ली जाकर गहने कपड़े खरीद कर लाने का काम सेठ जी ने अपने बड़े मुनीम को सौंपा। बड़ा मुनीम काफी अनुभवी और समझदार व्यक्ति था, इसलिए सेठ जी ने इतनी महत्वपूर्ण खरीदारी के लिए उसे चुना था। किंतु फिर भी था तो वह सेठ का नौकर ही, इसलिए जिस दिन उसे जाना था उस दिन सेठ उसे बैठाकर समझाने लगे। सेठ जी ने मुनीम को समझाया कि राह में कहाँ बसेरा करना है, कहाँ नहीं करना है, किसी चोर या ठग से सामना हो जाए तो क्या करना है, राजधानी पहुंचकर किस तरह ईमानदार और सच्चे दुकानदार की पहचान करनी है और ठग व्यापारियों से कैसे बचना है, आदि आदि बातें। सेठ जी मुनीम को काफी देर तक समझाते रहे। उन्होंने समझाइयों की ऐसी झड़ी लगाई कि मुनीम ऊब गया। आखिर वह मुस्कुराकर नम्रता से उनकी बात काटते हुए बोला, सेठ जी, परदेश आखिर परदेश होता है। आपकी ये सारी सलाहें वहां मेरे काम आ ही जाएंगी, यह कोई आवश्यक नहीं है। वहां मुझे परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि से ही काम लेना अधिक उचित होगा। इतना कहकर उसने सेठ जी का अभिवादन किया और अपने ऊंट पर बैठकर दिल्ली की ओर रवाना हो गया। मुनीम तो चला गया, किंतु सेठ जी के अहम को मुनीम के इस व्यवहार से बड़ी ठेस पहुंची। वे संसार में अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझते थे। उनको लगा कि उनकी बात काटते हुए जाकर उनके कर्मचारी ने उनकी हंसी उड़ाई है, उनकी सूझबूझ का उपहास किया है। उन्होंने अपने आप को अत्यंत अपमानित महसूस किया। वे मुनीम को सबक सिखाने पर विचार करने लगे। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने नाई को बुलवाकर अपने सिर के बाल मुंडवा दिए। उन बालों को उन्होंने एक रुमाल में संभाल कर रख लिया और घर चले आए। घर आकर वे बाल अपनी पत्नी को देते हुए उन्होंने कहा कि इन बालों को एक सुंदर सी सोने की जरी वाले कपड़े में लपेटकर ढीली से पोटली बना दें और उसके चारों ओर गोटा लगाकर सिल में सितारे टांक दें, ताकि वह पोटली किसी उपहार जैसी लगे। पत्नी ने सेठ जी के कहे अनुसार वैसा ही किया और एक सुंदर सी पोटली बना दी। सेठ जी उस पोटली को लेकर वापस दुकान पर पहुंचे और छोटे मुनीम को बुलाया। छोटा मुनीम बेईमान और चापलूस किस्म का आदमी था तथा बड़े मुनीम से मन ही मन जलता था। जब सेठ जी ने उसे बड़े मुनीम के धृष्टतापूर्ण कृत्य के बारे में बताया और कहा कि वे बड़े मुनीम को दंड देना चाहते हैं, तो छोटा मुनीम बहुत खुश हुआ। वह तुरंत सेठ जी की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गया। सेठ जी ने बालों वाली वह पोटली छोटे मुनीम को देते हुए कहा कि इस पोटली को लेकर वह अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। दिल्ली पहुंचकर बड़े मुनीम से मिले और उन्हें कहे कि यह पोटली वह अपने हाथों से दिल्ली के बादशाह को हमारी ओर से भेंट दे। छोटे मुनीम ने सेठ जी को आज्ञा पालन का आश्वासन दिया और अगले ही दिन प्रसन्न चित्त होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। बड़े मुनीम जी दिल्ली पहुंच गए और वहां जाकर जौहरियों और व्यापारियों से मिलने लगे। सोने चांदी हीरे मोती के जवाहरात और रेशमी ऊनी सूती वस्त्रों के
भाव ताव करने लगे। उनका विचार था कि एक सप्ताह तक रुककर दिल्ली के विभिन्न बाजारों के भाव ताव देखकर सामान खरीद लिया जाए और वापस चला जाए। किंतु उन्हें पहुंचे तो 2 दिन भी नहीं हुए थे कि पीछे से छोटे मुनीम ने पहुंचकर उनको सेठ जी का आदेश सुनाया और उपहार वाली पोटली सौंप दी। सेठ जी ने दिल्ली के बादशाह के लिए उपहार भेजा है और उसे देने का सौभाग्य उसे मिल रहा है, यह जानकर बड़े मुनीम को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने पोटली के साथ साथ बाजार से कुछ और मोती माणिक चुने और उन्हें पोटली सहित एक थाल में सजाकर बादशाह के दरबार में भेंट देने के लिए पहुंच गया। बादशाह ने गुजरात के एक नगर सेठ द्वारा भेजी गई भेंट स्वीकार की और गुजरात के राजा और सेठ जी की कुशल क्षेम पूछी। मुनीम ने विनम्रता पूर्वक बादशाह से बात की और फिर वहीं दरबार में बैठ गया। कुछ देर बाद सेठ जी द्वारा भेजी गई पोटली खोली गई तो सूखे बाल उसमें से निकलकर उड़ने लगे। पूरा दरबार दंग रह गया। मुनीम ने जब पोटली में से बाल उड़ते हुए देखे तो वह अपने सेठ की करतूत समझ गया। बादशाह आग बबूला होकर बोला, सेठ की यह हिमाकत कि वह दिल्ली के तख्त की बेइज्जती करे। इस मुनीम की गर्दन तुरंत उड़ा दी जाए। किंतु मुनीम इस सबसे बिल्कुल भी विचलित ना होकर अपनी जगह से उठा और एक एक बाल उठाकर माथे से लगा अपने अंगरखे के पल्ले में बांधता हुआ बोला, हे शहंशाह, मेरी आपसे एक आखिरी विनती है। मुझे मरने के बाद इन बालों के साथ जलाया जाए ताकि मैं सीधे स्वर्ग जा सकूं। यह कहकर वह इधर उधर उड़ रहे अन्य बालों को उठा उठाकर अपने अंगरखे के पल्ले में बांधने लगा। मंत्री ने जब यह देखा तो बादशाह के कान में जाकर कहा कि इन बालों में जरूर कोई रहस्य है, उसे जानने के पहले उसकी गर्दन उड़ाने का आदेश मत दीजिए। बादशाह मान गया। बादशाह मुनीम से बोला, तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो ताकि हम सही इंसाफ कर सके। मुनीम बड़े प्रेम पूर्वक बालों को सहेजता हुआ गदगद स्वर में बोला, जहां पनाह, आपको यह भेंट मजाक लग सकती है, लेकिन गुजरात की जनता के दिल में आपके लिए जो इज्जत है वह मेरे सेठ जी जानते हैं। इन बालों के आगे बड़े बड़े बादशाहों के खजाने भी बेकार हैं। मुनीम की बातें दरबारियों के पल्ले ना पड़ी। बादशाह भी हैरान होकर मुनीम की ओर देख रहा था। उधर मुनीम पागलों की भांति बार बार उन बालों को माथे से लगाकर उस पोटली को चूम चूम कर रख रहा था। मंत्री समझ गया कि यह बाल कोई साधारण बाल नहीं है। वह अपनी जगह से उठकर मुनीम के पास आया और उसे गले से लगाकर बोला, मुनीम जी, बादशाह सलामत ने तुमको माफ कर दिया है। अब तुम हुजूर को इन बालों के संबंध में स्पष्ट रूप से बताओ। मुनीम बादशाह को संबोधित करते हुए कहने लगा, जहां पना, हमारे सेठ जी पिछले साल गिरनार की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने साधु संतों की बड़ी सेवा की। एक सिद्ध संत ने खुश होकर अपनी दाढ़ी के बाल सेठ जी को देकर कहा कि इन्हें सदा अपनी तिजोरी में रखना, इससे वह कभी खाली नहीं होगी। बादशाह सहित पूरा दरबार अवाक होकर मुनीम की बात सुन रहा था। मुनीम आगे बोला, हुजूर, जब मैं यहां आने लगा तो सेठ जी बोले, मुनीम जी, हमारे शहंशाह सारी दुनिया के मालिक हैं। यह तोहफा उनके खजाने में रहना चाहिए। उनका खजाना भरा रहेगा तो हम ही क्या, पूरी आवाम खुश रहेगी। इसलिए ये पवित्र बाल मैंने आपको भेंट किए हैं। बादशाह, मंत्री सहित पूरा दरबार मुनीम की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। मुनीम ने बात कुछ ऐसे ढंग से कही थी कि शक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मंत्री के कहने पर बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि उन बालों को हिफाजत पूर्वक खजाने में रखा जाए। दरबार से विदा लेकर मुनीम जी ने बाजार जाकर आवश्यक वस्तुएं खरीदी और रवाना होने से पहले बादशाह से विदा ली। बादशाह ने गुजरात के राजा सेठ जी और उनके लिए बहुमूल्य भेंटें दी। इतना ही नहीं,
उनके साथ 25 शाही ऊंट और 200 सिपाही कर दिए ताकि वे अपने नगर तक सुरक्षित पहुंच जाएं। 1 महीने बाद मुनीम जी पूरा काफिला लेकर सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। सेठ जी उनको देखकर अचंभे में पड़ गए। उनको छोटे मुनीम ने बताया था कि बादशाह ने बड़े मुनीम की गर्दन काटने का हुक्म दिया है। वह अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेकर आया था, जिसमें ज्यादातर नकली और घटिया था। सेठ जी को समझ में नहीं आया कि उनका मुनीम बचकर कैसे आ गया। मुनीम ने सब सामान उतार कर सेठ जी को दे दिया और बादशाह ने जो भेंट दी थी वह भी समर्पित कर दी। उसके बाद वह सेठ जी से बोला, सेठ जी, बहुत दिनों तक आपका नमक खाया, आज उऋण हो गया हूं, अब आपके यहां नौकरी नहीं करूंगा। सेठ जी ये जानने को बेचैन थे कि आखिर मुनीम बादशाह के हाथों बचा कैसे। तब मुनीम ने पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सेठ जी का गर्व चूर चूर हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि परदेश में अपनी बुद्धि के भरोसे ही मनुष्य को चलना चाहिए, ना कि व्यर्थ की सीखों पर। इसके बाद सेठ ने मुनीम से नौकरी पर वापस आने के लिए बहुत मिन्नतें की, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।